गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम कवर करेंगे मानव जनन, जो हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। तो बच्चों, तीसरा चैप्टर वैसे आपका पहला चैप्टर तो कट गया है, उस हिसाब से हमारा दूसरा ही चैप्टर है। ये क्लास आप हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी अब जस्ट 12th में यही पढ़ना है, तो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं यूपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड का जो बच्चा हो, तो वो इस जो 15-20 दिन बचा है, इसके बाद जो हमारा एग्जाम होने वाला, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछे जाने वाले कितने क्वेश्चन की संभावनाएं रहती हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो उन टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। मैं फुल डिटेल इसको अभी नहीं मैं ले रहा हूँ, क्योंकि फुल डिटेल लेने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर बन जाएंगे। तो इसमें क्या है कि मैं वे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो क्या अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या उनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो मैं फुल चैप्टर का एनालिसिस करके मैं इसमें 3-4 वीडियो में बनाऊंगा। एक प्रकार से क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं भी 3-4 वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसके अंदर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कवर हो जाए और आसानी से आपको समझ सके और क्या आपको समझाया जा सके। तो बच्चों, अब मैं इस टॉपिक पे लेकर आया हूँ हमारे मानव जनन का। जो पहला टॉपिक होता है वो क्या होता है, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में हम स्त्री जनन तंत्र को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में। तो बच्चों, आप क्या लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और हम टॉपिक वाइज सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप बस क्या 15-20 दिन की बात है, अब अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब अगर क्या आप इस 15-20 दिन लगातार लेक्चर को देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में बहुत बेस्ट करके आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक लिख दिया है, मैंने इस टॉपिक को आज कवर करना है। अगर आप लोग क्या फुल सेटिस्फाइड हो इन टॉपिक से, आपको सब कुछ आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो नहीं है। लेकिन क्या अगर आपको इतने टॉपिक्स में कोई भी एक टॉपिक अगर नहीं आता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इस टॉपिक का मैं नाम लिखा हूँ, बाकी क्या इसके अंदर जितनी क्वालिटी मैं डालने वाला हूँ वो आप क्या देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, अगर कोई भी बोर्ड वाला बच्चा है, सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे उनको लग रहा होगा तो सभी चीज तो इंग्लिश में लिखा है, मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इंतजार करो, बस क्या मैं सारी चीज की इंग्लिश भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हिंदी में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचते हैं इंग्लिश में लिखा है, तो सभी को कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, बस क्या आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर जो चीज ना समझ में आए बच्चों, उसको कमेंट में लिख कर भेजिएगा। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैं पूरा चैप्टर का एनालिसिस किया है प्लांट रिप्रोडक्शन का। प्लांट रिप्रोडक्शन जितने टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, मैं सारे टॉपिक को कवर कर दिया हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो एक बार जाकर वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से 6-7 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन से। तो बच्चों, उसको जरूर देख कर आइएगा। और क्या इस वीडियो को मैं यहाँ पर क्या इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्या है, पुरुष जनन तंत्र का चित्र। तो दोस्तों, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है आपके इस चैप्टर से, और पूछ सकता है कि नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, नर का अगर पूछता है तो नर जनन तंत्र है, अगर क्या मादा का पूछता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा, तो वहां से आपको उसको समझ लेना है। तो पहले इसको कवर करने से पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ लैंगिक जनन क्या होता है। तो दोस्तों, शायद क्या मैं अपने वीडियो में मैं बताया हूँ कि जो लैंगिक जनन होता है, मैं उसको अच्छे से कवर किया हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो दोस्तों, अब युग्मक क्या होते हैं, गैमेट क्या होते हैं। तो जननी कोशिका से जो जर्म सेल होती है, जननी कोशिकाओं से बनी हुई अगुणित कोशिका को ही हम युग्मक कहते हैं। तो दोस्तों, युग्मक क्या होता है, जननी कोशिकाओं से बनी हुई अगुणित कोशिका को ही हम जनन कोशिका कहते हैं या युग्मक कहते हैं। एक बात और मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो क्या हमारे युग्मक बनते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं।
कुछ ऐसे भी क्या जीव होते हैं जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा भी युग्मक का निर्माण होता है। तो वो हम क्या जिस वीडियो जहाँ पर वो टॉपिक आएगा मैं वहाँ पर उसको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। जब मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की बात आती है तो दोस्तों वहाँ पर जो नर मधुमक्खी होती है वो क्या अगुणित होती है, तो उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जितने टॉपिक मैं बताने वाला हूँ सारे टॉपिक मैं बताता जाऊंगा दोस्तों। आप लोग एक एक पॉइंट कर करके लिखते जाइएगा, क्योंकि शायद मेरे बोर्ड पर देखिए अब जगह नहीं है कि मैं उसको लिख सकूं, तो और लिखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग खुद से लिखते रहिएगा, जो टॉपिक आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने पहले लैंगिक जनन की बात की। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन। क्या होता है, युग्मकों का संलयन। अब युग्मकों का संलयन आपको समझना है तो यहाँ पर मैं बात करूं, देखिए ये क्या होता है, मादा का यह होता है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष का क्या होता है, ये वृषण, इसको हम बोलते हैं वृषण। अब इस वृषण में यहाँ पर होती है शुक्र जनन नलिकाएं हैं। क्या होती है दोस्तों, शुक्र जनन नलिकाएं। और शुक्र जनन नलिकाओं में ही आंतरिक लाइनिंग होती है। अगर मैं कह रहा हूं जैसे कोई भी क्या पाइप है या कोई नली है, अगर कोई नली है तो उसकी एक आंतरिक सतह होगी, इसको लाइनिंग बोला जाता है दोस्तों, इसको लाइनिंग बोला जाता है। जो एक आंतरिक सतह होती है इसको लाइनिंग, और जो अपर सरफेस है इसको कवरिंग बोला जाता है। तो जो लाइनिंग होगी, यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती हैं, जननिक उपकला की बनी होती है। तो वो कोशिकाओं में क्या होता है, पहले समसूत्री विभाजन होता है फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनती है हमारी युग्मक कोशिकाएं। तो एक पुरुष जनन तंत्र है, एक पुरुष जनन तंत्र है, तो जाहिर से बात है यहाँ पर जो निर्माण होने वाला है वो होगा पुरुष नर युग्मक। ठीक है, वो किसका होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक मतलब क्या, शुक्राणु। तो दोस्तों यहाँ पर क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्म। तो दोस्तों मैं एक स्पर्म का टिपिकल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, ना कि क्या एकदम सेम स्पर्म होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों बता देते हैं एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो एक क्वेश्चन आप मेरे मन में आया है दोस्तों, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको याद करके रख लीजिएगा। जो ये हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जो हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है टैडपोल लाइक का। अब टैडपोल क्या होता है, जो मेढक का लार्वा होता है उसको टैडपोल बोला जाता है। शायद क्या आप बरसात के सीजन में देखोगे पानी में मछलियों की तरह मेढक होते हैं ना, वो भाग करते हैं, उसको टैडपोल बोला जाता है। तो उस आकार का ये हमारा स्पर्म होता है, क्योंकि कभी कभी स्पर्म का आकार भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो स्पर्म जो होता है वो टैडपोल लाइक का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ए टैडपोल लाइक का है। अभी मैं एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पर्म होता है उसके हेड और उसके टेल के बीच का रीजन में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों जब मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर में करूंगा तो वहां पर मैं बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं ये जो मैं स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर ये इसका मिडल पीस होता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो वहां का आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। तो दोस्तों मैं लैंगिक जनन को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बना हमारा स्पर्म। अब स्पर्म देखिए इस नली द्वारा यहाँ से मूव करके गया यहाँ पर। अब जब मैथुन क्रिया होगी, जब मैथुन क्रिया होगी, जब क्या शिश्न फीमेल की यौन में प्रवेश करेगा, वहां पर जब मैथुन होगा तो इस साइड से ही क्या होगा, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब स्खलन, वीर्य का स्खलन होगा। अब जब वीर्य इस साइड से निकलेगा तो फीमेल की यौन में वीर्य स्खलित होगा। अब उसमें स्पर्म होंगे, स्पर्म मूव करके गति करके जाएंगे यूटेरस में। कहां पर, यूटेरस में। अब यूटेरस की अंडवाहिनी होती है, वहां पर पहुंचा होता है क्या, ओवम। अब दोस्तों मैं जब क्या पढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता रहा हूँ, वहां पर मैं कवर करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप इंतजार कीजिएगा, कल जरूर उसका वीडियो भी लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या ए ओवम है। अब ए स्पर्म इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा। अब स्पर्म इससे जुड़ता है तो दोस्तों ए क्या होती है, आपकी अगुणित कोशिका होती है, ए भी अगुणित कोशिका होती है। तो अब जब ये इससे मिलेगा तो ए इसको फर्टिलाइज करता है, एक क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम इसकी दीवार को तोड़ करके
इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। तो दोस्तों इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात करेंगे, एक जो क्या यन है एक गुणसूत्र के प्लॉयडी स्तर है, गुणसूत्रीय स्तर है। अगर ये गुणसूत्रीय स्तर अगुणित है अर्थात इसमें 23 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम दोस्तों पता होना चाहिए किसी भी कोशिका के केंद्रक में होता है। कहां पर? किसी भी कोशिका के केंद्रक में होता है। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक में, केंद्रक मिल गए। अब जब केंद्रक मिल गए तो 23 मिल गए, तो कितना बना? 46। कितना बना? 46। और यन मिल गए तो क्या हो गया? 2n बराबर कितना? 46। यहाँ पर गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई? 46। तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो आपको पता हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। वह क्रिया, जनन की वह क्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, हम उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों जनन की वह क्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, हम उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये हो गया आपका लैंगिक जनन। अब इसी क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन, तो कुछ आप बुक में लिखा देख लेंगे, मेडिकल की बुक में देख लेंगे, या बड़ी बुक में जो मतलब मोटी मोटी सी बुकें आती हैं दोस्तों, या मैं कह रहा हूँ कि जो सर्टिफाइड बुकें हैं एनसीईआरटी में भी देख लेंगे। तो जो एक युग्मक का संलयन है, इसी को हम निषेचन भी कहते हैं। और जिस जनन की वह क्रिया जिसमें निषेचन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है, उसको भी हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे लैंगिक जनन और फर्टिलाइजेशन के डिफिनीशन में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो जहां पर युग्मक के निर्माण हो रहा है दोस्तों, अगर युग्मक भाग ले रहे हैं जनन में तो जाहिर सी बात है लैंगिक जनन। अगर युग्मक के अलावा शरीर के किसी अन्य भाग से हो रहा है, तो दोस्तों अगर शरीर के किसी अन्य भाग से हो जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे छिपकली होती है, उसके पूंछ कट जाती है, भ्रूण आ जाते हैं। अमीबा होता है, टूट जाता है, 2 अमीबा बन जाते हैं। बैक्टीरिया होता है, डिवीजन करके 2 बैक्टीरिया बना लेता है। तो उस प्रकार से जो होता है हम उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन, तो इसको हम बोलेंगे लैंगिक जनन। तो बस इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गई। कहोगे सर बहुत ज्यादा समझ लिया दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? लैंगिक द्विरूपता। तो मैं थोड़ा सा लिखता चलो इसको इंग्लिश में। ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो हमारा लैंगिक द्विरूपता होता है इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एकदम सिंपल से यार, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सेक्सुअल मतलब क्या होता है? लैंगिक। डाई मतलब 2। मॉर्फिज्म दोस्तों, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी से। यहाँ पर मॉर्फिज्म का मतलब लिया गया है मॉर्फोलॉजी से। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आकार की। किस चीज की? आकार की। जो दिख रहे आकार की क्या होता है? किसी का बाह्य दृश्य रूप जो होता है वही क्या होता है? उसकी आकार की, जिसको आप बाहर से देख सकते हो। तो दोस्तों ये लैंगिक द्विरूपता क्या है? ह्यूमन में होती है? हाँ होती है। कैसे? सेक्सुअल मतलब कि जिसके सेक्स मतलब जो उसके जनन अंग। सेक्सुअल मतलब यहाँ पर जनन अंग से बात की है। तो जिसके जनन अंग, डाई मतलब 2 तरीके के, मॉर्फिज्म मतलब दिखते हो क्या? ऐसे जीव जिसके जनन अंग 2 प्रकार से दिखते हैं। अब कहोगे क्या मेल का जनन अंग 2 प्रकार से? नहीं, तो ऐसा नहीं है। मेल का अलग, फीमेल का अलग जनन अंग अगर दिखता है तो हम उसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। तो दोस्तों जिसकी कारण, और यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कारण ही हम मेल और फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेल और फीमेल को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कारण करते हैं। जैसे क्या, जो फीमेल होती हैं उनमें क्या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंसेज आना, और क्या मतलब कि हिप ब्रॉड होना, और क्या जो शोल्डर्स होते हैं नैरो होना। तो ये सारे कैरेक्टर्स, लो पिच वॉइस फीमेल, मेल में हाई पिच वॉइस, दाढ़ी मूंछें आना मेल में। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंतर्गत आते हैं। वे कैरेक्टर जो
प्यूबर्टी के दौरान डेवलप होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लो, तो वहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हो, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो अगर क्या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से दिख रहा है, मेल का अलग से दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है, डायमॉर्फिज्म है दोस्तों। तो ये चीज, इस वर्ड का मतलब यही होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अलग अलग दिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मानव जनन पे आ जाते हैं। अभी तो हमारा पहले का टॉपिक था जो हमारा लैंगिक डायमॉर्फिज्म ये था। अब मानव जनन पे आ जाते हैं। मानव जनन में हम बात करते हैं पहले प्राथमिक जनन अंग, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो दोस्तों एकदम सिंपल टॉपिक, आप इसको भी लिख सकते हो, वे जनन अंग। अब जनन अंग की मैं बात करूं तो दोस्तों जो क्या मेल और फीमेल होते हैं उसमें उनको पता ही नहीं होगा, बहुत सारे मेल और फीमेल को कि जनन अंग क्या। तो बहुत सारे क्या बच्चों को ये नहीं पता होगा कि नर किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासे में लेता हूँ, तो वहाँ पर बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं जिसको पता नहीं था नर मादा क्या, बहुत सारे मेल्स रहते हैं जिसको पता नहीं होता है कि नर मादा क्या होता है। तो दोस्तों जो बेबी को बॉर्न करने वाली कैटेगरी होती है, जो बेबी को बॉर्न करने वाली कैटेगरी होती है, मतलब शिशुओं को जन्म देने वाले जो होती हैं वो मादाएं होती हैं, और जो शिशुओं को जन्म देने वाली होती हैं वो क्या होती है, मादाएं। और जो शिशुओं को जन्म नहीं देते, अर्थात जो शिशुओं को जन्म देने में रोल प्ले करते हैं, हम उसको बोलते हैं पुरुष या नर। तो ऐसे आप सिंपल समझ सकते हो, जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, नर होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, मादा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं तो वे जनन अंग जहां से युग्मकों का निर्माण होता है उसे ही हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो दोस्तों वे जनन अंग जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है हम उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। उसी को हम गोनैड्स कहते हैं, उसी को हम गोनैड्स कहते हैं या जनद कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसी को हम गोनैड्स कहते हैं। अब गोनैड्स जो होता है, जनद जो होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो दोस्तों मैं बात करूं पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे जनन अंग जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, आप बताइएगा कि पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है और क्या महिला में प्राथमिक जनन अंग कौन है। तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट भी दे सकता हूं कि जहां पर युग्मकों का निर्माण अर्थात मादा में जहां पर अंडाणुओं का निर्माण होता है उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, और पुरुष में जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है हम उसे पुरुष प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं प्राथमिक जनन अंग जो हम जनन बोलते हैं। तो जो क्या पुरुष होता है, पुरुष में जनन यही होते हैं दोस्तों। ये जो मैं लिखा हूं इसको क्या बोला गया है दोस्तों, वृषण। क्या बोला गया है, टेस्टिस। कहाँ लिखा गया है, लिखा नहीं है, बताओ, इतना इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया गया। तो दोस्तों इसको बोला गया है टेस्टिस, टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं वृषण। तो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं भी इसको दिखा दूंगा। तो ए जो होता है दोस्तों ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2। इसको टेस्टिकल्स भी बोला जाता है। तो वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, तो दोस्तों कभी इसको समझना, इसको टेस्टिकल या टेस्टिस या वृषण कहा जाता है। ठीक है, तो इस वृषण में मैंने बताया ना यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु निर्माण, इसके अंदर शुक्र जनन क्या होती है, एक क्या होते हैं, वृषण पिंड होते हैं। क्या होते हैं, वृषण पिंड। और दोस्तों एक वृषण में 250 वृषण पिंड होते हैं। एक वृषण में 250 वृषण पिंड। तो मनुष्य में कितने वृषण होते हैं, 2। कितने, 2। और पर दोनों वृषण को जोड़ा जाए तो कुल कितने, 500 वृषण पिंड होंगे। और 500 वृषण पिंड में मैं बता दूं दोस्तों, प्रत्येक वृषण पिंड में 1 से 3 शुक्र जन नलिकाएं होती हैं। कितनी, 1 से 3 शुक्र जन नलिकाएं। अब 1 से 3 का मतलब क्या है, ये जो क्या वृषण पिंड है इसमें 1 शुक्र जन नलिका हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। तो 1 से 3 का मतलब यही है कि प्रत्येक वृषण पिंड में 1 से 3 शुक्र जन नलिकाएं हो सकती है। और शुक्र जन नलिकाओं की संख्या अब जोड़ा जाए तो दोस्तों अगर क्या मैं कहूँ इसमें 1 से 3 कह रहा है तो मैं 2 को एवरेज लेकर चलता हूँ। तो 500 अगर शुक्र सही पिंड है, या मैं बात करूँ वृषण पिंड है
500 वृषण पिंड है तो 5 दूनी 10, 1000 शुक्राणु नलिका। और शुक्राणु नलिका की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो बनी होती है किससे दोस्तों? जर्मिनल एपिथेलियम से, जननिक उपकला से। अब जननिक उपकला से जो बनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो जननिक उपकला से बनी होती है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कब होता है, कैसे होता है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। तो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो जब इतनी ज्यादा कोशिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मैं बताऊंगा पर डे कितना होता है, कितना रिलीज होता है शुक्राणु, कितना डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती है, सारी चीज मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ दोस्तों। बस क्या आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पहले कि अब मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, वृषण पुरुषों में प्राथमिक जननांग है। तो इसी प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। कहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है? अंडाशय में। तो स्त्रियों में प्राथमिक जननांग अंडाशय होते हैं। तो दोस्तों मैंने एकदम सिंपल से मैं बता दिया हूँ, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वे जननांग जहाँ से युग्मकों का निर्माण होता है तथा हार्मोन्स का स्राव होता है या स्टेरॉइड हार्मोन्स का स्राव होता है, उसे प्राथमिक जननांग कहते हैं। स्त्रियों में अंडाशय और पुरुषों में वृषण। स्त्रियों में अंडाशय से कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है दोस्तों? तो मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये प्राथमिक जननांग अंडाशय है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरी बात, वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी स्राव होता है। अब मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि यहीं से ही होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है दोस्तों फीमेल में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान से स्रावित होते हैं। तो उसको जब मैं क्या फीमेल का जब मैं मेंसेज ग्राफ में पढ़ाऊंगा, जरूर से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेंसेज ग्राफ भी बहुत पूछा जाता है। तो मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें कवर कर दूंगा कि कौन सा हार्मोन किस समय कहाँ से स्रावित होता है, क्योंकि मैं उसमें 28 टाइम्स का पीरियड बनाऊंगा, 28 डेज का मैं पीरियड बनाऊंगा। 28 डेज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं फीमेल में, तो उसको मैं वहां पर बताते वक्त मैं बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात कर लिया, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। और जो इसमें होता है ये टेस्टिस से ये होता है हमारा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो दोस्तों गलत नहीं करना है, इसमें होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और क्या इसमें होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मेल है तो इधर मैं फीमेल समझ लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ओवम बनाया हूं, नहीं तो सोचोगे कि यहाँ पर कौन सा फीमेल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर फीमेल मेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम बात करते हैं प्राथमिक जननांग हो गया हमारा। प्राथमिक जननांग में युग्मकों का निर्माण होता है और क्या हार्मोन्स का स्रावन होता है। हार्मोन्स कौन स्रावित होता है मैं ये बता दिया। तो दोस्तों ये हार्मोन स्रावित कैसे होते हैं, जो माइंड होता है, माइंड में एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से GnRH हार्मोन्स निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH हार्मोन्स निकलता है। तो जाकर फीमेल में अंडाशय को और मेल में टेस्टिस को प्रेरित करता है शुक्राणुओं के निर्माण को, या मैं नहीं कह सकता शुक्राणु निर्माण, पहले वहां से हार्मोन्स निकालने को प्रेरित करता है। तो जब वहां से हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो प्रेरित करता है शुक्राणुओं के निर्माण को, और यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रेरित करता है दोस्तों किसके, अंडाणुओं के निर्माण को। तो दोस्तों इस प्रकार से हार्मोनल क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक जनन हो गया, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो दोस्तों अब देखिए द्वितीयक लैंगिक, अब प्राथमिक जनन होगा, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन होंगे मैं बता दूं, फीमेल में मैं पहले बात कर लेता हूं। तो वे जनन अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं, न तो वो हार्मोन्स का स्राव करेंगे न तो अंडाणुओं का। तो दोस्तों अंडाणुओं और हार्मोन स्राव करने वाला अंडाशय था। अंडाशय को छोड़ करके जितने भी जनन अंग बचे, जितने भी एसेसरी डक्ट बची, सहायक नलिकाएं बची, वो क्या होंगे दोस्तों, वहां पर सहायक जननांग या द्वितीयक लैंगिक अंग। मैं सिंपल सी बात करके यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे स्त्री में होता है गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, योनि होती है, ग्रीवा होती है, और दोस्तों और ब्रेस्ट जो स्तन होता है वो भी जनन क्रिया में रोल प्ले करता है। जरूरी नहीं है कि उसमें से तो वो तो जनन में कोई कार्य करता नहीं, तो फिर भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ
वो भी जनन में रोल प्ले करता है, क्योंकि आफ्टर बेबी बर्थ के वही क्या ब्रेस्ट का ही वर्क होता है लैक्टेशन का, जहाँ से बेबी को फीड कराया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रेस्ट होता है वो भी क्या रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फीमेल में ब्रेस्ट हो गया, वेजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटालिया जहाँ पर होता है दोस्तों वेजाइना, फिर उसके बाद दोस्तों होता है यूटेरस होता है गर्भाशय, फिर उसके बाद जो हमारे जो फीमेल में होती है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर इस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के सारे वीडियो देखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एकदम आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। जरूर से जरूर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। वहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और क्या यूआईडी, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन में कलेक्ट करके रखा हूँ, मैं आपको वीडियो में मैं बताता रहूँगा, तो आप लोग लगातार वीडियो में रहेंगे। तो एक क्या हो गया द्वितीयक लैंगिक लक्षण फीमेल में हो गए, अर्थात आपको बता दूं वे लैंगिक लक्षण जिसको देख करके आप फीमेल को कैरेक्टराइज कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, वही क्या होते हैं उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दोस्तों जो बच्चे होते हैं, छोटी बच्ची होते हैं, तब तो आप देख सकते नहीं हो, तो तब बता नहीं सकते। तो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वो फीमेल का मेन कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से आप उनको क्या अलग कर सकते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अब ये क्रियाएं कब होती हैं, इसमें चेंजेस कब आते हैं? तो दोस्तों फीमेल में जो चेंज आते हैं, जो GnRH हार्मोन स्रावित होता है, वो कब होता है? 11 से 13 वर्ष की उम्र में। कब? 11 से 13 वर्ष की उम्र में। पहली सी बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, 11 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, लेकिन इसका पीरियड क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रक्रिया होती है। जिस एरिया का टेम्परेचर, जिस देश का टेम्परेचर, जिस एरिया का टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ की फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है, अर्थात कम उम्र में ही उनके अंदर ये डेवलपमेंट दिख जाएगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उनके अंदर मेंसेस का स्टार्ट होना, ओवम का प्रोडक्शन, ये पहले होने लगेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट को क्लियर करके रखना। और मैं बता दूं कुछ बुक में आपको 10 से 12 वर्ष के अंदर भी क्या फीमेल में लिखा गया है कि प्यूबर्टी आ जाती है, तो वो भी सही है। जो हायर मेडिकल बुक है उसमें 10 से 12 वर्ष ही लिखा गया है, जो क्या न्यू एडिशन की बुक है उसमें 10 से 12 वर्ष लिखा गया है। तो दोस्तों इस चीज को मैं बता दे रहा हूँ, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जैसे जैसे क्या लाइफ स्पेन कम होता जा रहा है मेल जो ह्यूमन का, वैसे वैसे ये जो प्यूबर्टी एज है इसकी एज भी कम होती जा रही है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट भी मतलब कि आपको अभी तो क्या इस मतलब कि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मैं पूरा कवर करता हूँ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो क्या न्यू बैच हमारा 12th वाला लॉन्च होगा वो 13 मार्च से मैं लॉन्च करूँगा। जब क्या मतलब कि 13 मार्च से मैं लॉन्च करूँगा, जब तक क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया रहेगा, जो 11th वाले बच्चे हैं 12th तक टर्मिनेट हो रहेंगे, तब मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इधर ही उसको डिटेल पढ़ने के लिए 11th वाले बच्चे के तैयार रहें, मैं फुल डिटेल वहां पर पढ़ाऊंगा जो 11th से 12th में टर्मिनेट होंगे। तो अभी तो मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, तो मैं यहाँ पर अभी जितना हो सकता है उतना कवर कर ले रहा हूँ। अभी ये द्वितीयक लैंगिक अंग हो गए। अब मेल में द्वितीयक लैंगिक आ जाओ आपके सामने है, तो मेल में बताने की क्या जरूरत है? अगर ये क्या हो गया हमारा टेस्टिस हो गया प्राथमिक जनन, ये क्या हो गया प्राथमिक जनन, इसके सिवाय जो भी बच्चा सब क्या है द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग जिसको सहायक जनन अंग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम? सहायक जनन अंग। अब सहायक जनन अंग को ही हम बता दें दोस्तों, ये होता है जैसे ए यहां से निकली हमारी क्या शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका वासा इफरेंसिया, जहां पर ई शब्द लग जाए इफरेंट, तो वहां पर समझ लें एग्जिट हो रहा है। तो जो नली वृषण से निकलती है तो उसको हम वासा इफरेंसिया कहा जाता है या शुक्रवाहिका कहा जाता है। शुक्रवाहिका आगे चल करके क्या बनाती है? हमारा शुक्रवाहक, और शुक्रवाहक आगे चल कर क्या बनाता है हमारा? यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये देखिए शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक है, ये जाकर के ऐसे ऐसे ओपन हो जाती है। कहाँ पर? यूरेथ्रा, मतलब कि मूत्र मार्ग में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, इसको मूत्र मार्ग या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोला जाता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है मूत्र मार्ग, तो इसमें ओपन हो जाता है। अब जब इसमें ओपन हो जाता है तो यहाँ से निकलता है। तो मैं बता दूं ये जो शिश्न है ये क्या होता है? द्वितीयक जनन अंग। और ये जो ग्रंथियां हैं ये भी सहायक ग्रंथियां जनन अंग के अंतर्गत आती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां हैं। तो ये शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक के बाद यहाँ पर ये जो इसके ऊपर ऐसे चिपकी हुई संरचना दिख रही है, तो इसको अधिवृषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अधिवृषण। अधिवृषण, वृषण को छोड़ करके अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, शिश्न,
ये क्या होते हैं आपके द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग, जो जनन तो नहीं करते, युग्मकों के निर्माण नहीं करते, हार्मोन्स का निर्माण नहीं करते, लेकिन जनन क्रिया में रोल प्ले करते हैं, जनन क्रिया में भाग लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, द्वितीयक जनन अंग। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया द्वितीयक लैंगिक अंग। अब दोस्तों मैं बात करूं पुरुष या नर जनन तंत्र में मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या बच्चों, मैंने अभी पुरुष की बात नहीं की थी, इसलिए मैंने मेल फीमेल को पूरा कवर किया। अब हम पुरुष जनन तंत्र की बात करते हैं या नर जनन तंत्र की बात करते हैं, तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो पहले पॉइंट लिखा गया है का वृषण कोश, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों स्क्रोटम। तो बहुत सारे मैं ऑनलाइन में भी देखा हूँ, कुछ लोग गलत बता देते हैं दोस्तों, स्क्रोटम इसको बोला जाता है। तो दोस्तों आप कोई भी चैनल देखिए, कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, मैं कितना भी पढ़ाऊँ दोस्तों, लेकिन बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि जो रियल नॉलेज है वो क्या बुक में है। हो सकता है मैं भी गलत पढ़ा सकता हूँ, आपको लग सकता है, तो वहां पर क्या आप अगर बुक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको और रियलिटी को पता होगा। तो दोस्तों आप रियलिटी से अवेयर रहिए। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, SCROTUM, इसको बोला गया है क्या दोस्तों, स्क्रोटम। थोड़ा सा हम अब इसको रिमूव कर लेते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो जितना टॉपिक हमारा कवर होता जा रहा है तो मैं इसको रिमूव कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ ये स्क्रोटम की। अब स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एकदम सिंपल सा टॉपिक है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कोई भी मेल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब क्या हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेले की बात करेंगे, मेल मतलब क्या पुरुष की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ, अगर क्या कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, तो दोस्तों ये जो क्या है, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उनका जो ये पोर्शन होता है, जो हिप वाला पोर्शन होता है, जहां पर ये पेल्विक बोन, यहाँ पर जो होती है दोस्तों, यहाँ पर पेल्विक बोन होती है, श्रोणि क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं। अब ये श्रोणि क्षेत्र में मैं बात करती हूँ, इसी एरिया के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेल में क्या होता है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ये जो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, थोरैसिक कैविटी, टीसी होता है, थोरैसिक कैविटी। अब उसके नीचे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी, एसी होता है, क्या होता है, एसी। तो दोस्तों ये जो क्या होता है वृषण का निर्माण, ये जो वृषण का निर्माण होता है वो यहाँ पर जो हमारी किडनी होती है, अगर मैं देखूं तो ये जो आपके फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर जो क्या हमारी 11th फेयर जो 11th 12th है वो क्या है, हमारी फ्लोटिंग रिब्स, जो हमारे 9th 10th जो रिब्स हैं, और उन रिब्स के नीचे पीछे की ओर डॉर्सल सरफेस पे, इंटरनल डॉर्सल सरफेस पे क्या आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। और किडनी के साइज के नीचे, जस्ट किडनी के नीचे ही क्या होता है दोस्तों, ये हमारे टेस्टिस का, इसका डेवलपमेंट होता है। जब बेबी भ्रूण जो होता है, जब गर्भ के अंदर रहता है, तो जो वृषण का विकास कहाँ पर होता है, किडनी के नीचे, डॉर्सल सरफेस पर, किडनी के नीचे, तो वहां पर इसका निर्माण होता है। तो जब बेबी 7वें महीने में होता है तो इंग्वाइनल कैनाल द्वारा, जो कि एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उदर गुहा, वो जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश में जिस प्रकार से खुलता है, जिस नली से खुलता है, उसको इंग्वाइनल कैनाल बोला जाता है। तो इंग्वाइनल कैनाल द्वारा वृषण खिसक करके 7वें महीने में आ जाता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम में चला आता है, तो स्क्रोटम में चला आता नहीं है, वो स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा वहां से जुड़ा रहता है, स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा उधर से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों स्पर्मेटिक कार्ड, स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक नर्व, स्पर्मेटिक वेन वहां पर होती है। स्पर्मेटिक आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करके, स्पर्मेटिक वेन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा, स्पर्मेटिक जो नर्व होगी वो क्या करेगी दोस्तों, इसको रेगुलेट करेगी, इसके अंदर होने वाली क्रियाओं को, क्योंकि इसके अंदर कोई परिवर्तन आएगा, उसके संवेदन, उसको संवेदन देना, उसका कार्य करना, ये सारी चीज का रेगुलेशन होता है। तो स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा वहां से जुड़ा है, इंग्वाइनल कैनाल द्वारा खिसक करके आ जाता है वृषण कोश में। तो इसको मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जब एक क्या आ गया यहाँ पर, जो दोनों टांगों के बीच हैंगिंग संरचना होती है, लटकती हुई संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं दोस्तों, वृषण कोश। अब कुछ बच्चों के मन में एक विचार ये होगा, क्वेश्चन ये होगा, सर ये वृषण कोश का कलर जो होता है, ये चाहे मतलब कि किसी भी कलर का वो व्यक्ति हो, चाहे मतलब कि गोरा व्यक्ति हो चाहे काला व्यक्ति हो, लेकिन वृषण कोश का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लैकिश ही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसकी जो क्या वृषण कोश होता है वो 3 लाइनिंग द्वारा घिरा होता है। जो वृषण कोश होता है 3 लाइनिंग द्वारा घिरा होता है। तो जो उसमें
ये जो क्या परतें होती हैं वो क्या होती है, पिगमेंटेड होती हैं, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, चेंज रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या, मैं पहले बताया मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बात कर सकता, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो बहुत क्या मतलब कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग पढ़ा भी देते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या, विल्सन कोष। विल्सन क्या होता है, कोष क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। आप लोग लिखने की बात कर रहा हूँ, विल्सन कोष एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पुरुषों के दोनों टांगों के बीच लटकती हुई संरचना होती है। या हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये बनता है, ये बाहर क्यों लटकता रहता है। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसमें ये बाहर नहीं लटकता रहता है, कोई कुछ जीव ऐसे हैं जिसके अंदर रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें बाहर नहीं हैंग करता है उसको क्रिप्टो आर्किडिज्म, उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टो आर्किडिज्म, गुप्त वृषणता। तो दोस्तों जैसे क्या एलिफेंट देख सकते हो, ऑर्डर एक जीव है जिसमें क्या होता है, एक गुप्त वृषणता होती है, वृषण अंदर ही रह जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाता है। तो कुछ मनुष्य में भी होता है कभी कभी क्या, किसी एक कमी के कारण ये जो होता है कि इंग्वानल कैनाल द्वारा नीचे हैंग नहीं कर पाता है टेस्टिस, तो उसको भी क्रिप्टो आर्किडिज्म कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर कि जब क्या ये स्क्रोटम में आ जाता है, तो स्क्रोटम के अंदर क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं स्पर्म। इसलिए जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर हैंग करता रहता है। तो जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर हैंग करता है, तो कहोगे सर क्या शरीर से जुड़ा है उसका टेम्परेचर क्या अलग होता है। हाँ दोस्तों, उसका टेम्परेचर अलग होता है। उसका टेम्परेचर होता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, वही क्या होता है उसका टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस में अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, या 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस करवा दो, तो क्या 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस आता है। तो जो वृषण कोष का टेम्परेचर होता है, वृषण कोष में वृषण का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 30.55 या 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर स्पर्म का प्रोडक्शन आसानी से हो सकता है। तो यह इस बात होती है जिस कारण से क्या जो हमारे वृषण होते हैं वो कहाँ पर हैंग करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्मी के सीजन में क्या होते हैं, जो हमारा बॉडी होता है उससे बहुत दूर या बहुत ज़्यादा हैंग कर जाते हैं, लटक जाते हैं। लेकिन जैसे जितना ठंडी आती है वो क्या उतना ज़्यादा हमारे बॉडी के पास में चले जाते हैं। तो वो हमारे बॉडी की मतलब कि उसकी जो क्या उसके अंदर जो क्या मसल्स होती हैं दोस्तों, वो उसमें जो मसल्स होती हैं वो क्या सिकुड़ जाती हैं और हमारे बॉडी के पास में जाती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। तो जब मैं बताऊँगा सारी चीज़ मैं बता दूंगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा वृषण कोष के बारे में, आप कहानी लिख सकते हो। आपको दोस्तों मैं समझा दिया हूँ, जितनी पॉइंट है यहाँ पर मैंने समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वृषण टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी है, 2, 1, 2। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो उसमें वृषण संख्या कितनी होती है, 2, 1, 2। यहाँ से क्या होता है शुक्राणु का निर्माण, क्या होता है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है। और क्या हार्मोन स्राव, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये चीज क्लियर हो गया, पॉइंट पॉइंट में आप लिखते जाइएगा दोस्तों। वृषण की संख्या पुरुषों में 2 होती है जो वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। एक अंडे की आकार की संरचना होती है दोस्तों, इसको ओवल शेप बोला जाता है। अंडे की आकार की संरचना होती है, ठीक है, अंडे की आकार की संरचना है। और दूसरी बात दोस्तों मैं बात करूं इनके आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें 250 वृषण पिंड होते हैं। कितने दोस्तों, ये जो वृषण पिंड होते हैं, वृषण पिंड की संख्या कितनी होती है 250 इन एच टेस्टिस। प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक क्या होता है टेस्टिस होता है, मैंने बात की। तो टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है दोस्तों 4 से 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों ये कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों, इसकी मोटाई होती है 205 हो गया दोस्तों इसकी लंबाई। और मैं ये बात कर लेता हूँ इसकी मोटाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसका भार कितना होता है लगभग क्या 20 ग्राम। कितना दोस्तों लगभग 20 ग्राम। इसका भार कितना होता है 20 ग्राम। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। और उसके बाद मैंने बताया कि जो वृषण पिंड होते हैं इनकी संख्या 250 होती है। प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंड पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषण में 1 से 3 क्या होते हैं दोस्तों, जो प्रत्येक वृषण होते हैं उसमें 1 से
3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। तो प्रत्येक वृषण पिंड में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। तो ये बात होगी। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें शुक्राणु निर्माण होता है, यहाँ से हार्मोन्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो क्या हमारे 1 से 3 शुक्र नलिकाएं ये यहाँ से निकल करके निकलती हैं और आपस में जुड़ करके लगभग 20 से 30 ये जुड़ करके 20 से 30 20 से 2030 नहीं लिखा है बच्चों ने, तो क्या 2030 देख लो। तो इसको 20 से 30 नलिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 20 से 30 नलिकाओं का जाल बनाती हैं। इस जाल को वृषण जालक कहा जाता है। तो वृषण जालक का निर्माण कैसे होता है? शुक्रजनन नलिकाओं के मिलने से। कितनी नलिकाएं? 20 से 30 शुक्रजनन नलिकाएं मिल करके क्या बना देती है? हमारा वृषण जालक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृषण जालक। अब वृषण जालक मिल करके क्या करती हैं? एपिडिडाइमिस में शुक्रवाहिका का निर्माण करती है। अब शुक्रवाहिका क्या करता है? यहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करके यहाँ तक स्थानांतरित करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, शुक्रवाहिका के नाम पूछ सकता है, ऑप्शन इसको विकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन परिभाषा वैसे इससे नहीं पूछी जाती है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन वही जो पूछे जाते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। शुक्रवाहक का कार्य अगर पूछा जाए तो बच्चों यही कार्य होता है, शुक्राणु को वृषण से शिश्न में पहुंचाने का कार्य करता है, या शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। ठीक है, अधिवृषण का कार्य क्या होता है? अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण वृषण पे चिपकी हुई संरचना होती है जिसमें शुक्राणुओं का टेम्परेरली मतलब अस्थायी रूप से लगभग क्या 1 महीने तक संग्रह होता है। क्या होता है इसमें? शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से 1 महीने तक संग्रह होता है दोस्तों। इसमें जो शुक्राणु अगर क्या ज्यादा पुराना हो तो उसको वहां पर नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर करके उसका फिर से यूज हो जाता है दोस्तों, फिर से शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु को नष्ट भी किया जाता रहता है, बनता भी रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है, नष्ट होते रहता है। तो ये क्रियाएं इसमें होती रहती हैं। तो मैं टेम्परेरी में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो क्या अधिवृषण होता है, अधिवृषण का कार्य क्या होता है? वो टेम्परेरी रूप से अस्थायी रूप से कुछ समय तक शुक्राणुओं का संग्रह करके रखता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या एक जोड़ी वृषण हो गया, एक जोड़ी अधिवृषण। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अधिवृषण दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ये जो संरचना मैं काट कर दिखा रहा हूँ ये वाली संरचना अधिवृषण की थी। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या एक जोड़ी वृषण एक जोड़ी अधिवृषण हो गया, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी एवं शुक्रवाहिका। क्या होता है? एक जोड़ी शुक्रवाहिनी एवं शुक्रवाहिका। तो दोस्तों अब यहाँ से निकल रही है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका है, यहाँ से निकलने वाली जो निकल के ये जा रही है ये शुक्रवाहिका है। तो दोस्तों अगर ये शुक्रवाहिका है तो जाहिर सी बात है आगे चलकर यही क्या बन रही है? शुक्रवाहिनी। ये देखिए क्या बन रही है? शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी की संख्या भी कितनी होती है? 2। तो वृषण की संख्या 2, अधिवृषण संख्या 2, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिका की संख्या 2 है मूत्र मात्र। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर के जो यूरिन, अब देखिए ये जो क्या है आपका ये यूरेथ्रा है। ये क्या है? यूरेथ्रा। इसी को यूरिन, इसको यूरेथ्रा है। यहाँ से यूरिन पास होगा और ये यूरिन पास होगा, इसी के साथ साथ इसी से सीमेन भी पास होगा। तो जो मेल में होता है दोस्तों, मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो 2 कार्य करता है, सीमेन को पास करता है साथ ही साथ यूरिन को पास करता है। लेकिन जो फीमेल में होता है वो दोस्तों अलग होता है, उसमें जो क्या वाइजाइनल पोर होता है वो अलग होता है, जो यूरेथ्रल पोर होता है वो अलग होता है। फीमेल में यूरेथ्रा अलग होते हैं और वाइजाइनल पोर जो होते हैं, वाइजाइनल डक्ट जो होती है वो अलग होती है। वाइजाइना के द्वारा भी दोस्तों वहाँ पर क्या अलग अलग कार्य होते हैं, कई कार्य होते हैं। मेल में तो क्या एक ही कार्य है, यहाँ से क्या होता है सीमेन 2 कार्य है, सीमेन का सिक्रेशन होता है, सीमेन रिलीज होता है और दूसरी क्या होता है दोस्तों होता पास होता है। वहां पर क्या होता है जो दोस्तों यूरेथ्रा होता है उससे यूरिन अकेले पास होता है, लेकिन जो वाइजाना होता है उसी से मेंसेज पास होता है, उसी से बेबी का बॉर्न होता है, वही एक कैपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब मुख्य मैथुन अंग भी होता है। तो दोस्तों वहां पर फीमेल में बहुत सारे वर्ग हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी बात कर ली, यूरेथ्रा हो गया, मूत्र मार्ग की संख्या 1, सीसन की संख्या 1, तो देख सकते हैं सिंपल सा, प्रत्येक व्यक्ति में सीसन की संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद करते हैं दोस्तों सहायक जनन ग्रंथियां। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं ये जनन में सहायक किस प्रकार है दोस्तों? ये जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं ये देखिए यहाँ पर एक क्या है दोस्तों? प्रोस्टेट ग्रंथ।
प्रोस्टेट ग्रंथ कुछ बुक में लिख दिया है दोस्तों 2 होती है, लेकिन क्या गलत है। प्रोस्टेट ग्रंथ की संख्या 1 होती है। कितनी? प्रोस्टेट ग्रंथ की संख्या 1 होती है। और देखिए ये यूरेथ्रा है और ये जो है इसको आगे से काट दिया है, नहीं तो ये पूरा ऐसे क्या कवर करती है। तो दोस्तों जो क्या प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, अगर क्या ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को ऐसे चारों ओर से कवर की है, चारों ओर से कवर की है, तो प्रोस्टेट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और जो दोस्तों हमारे का काउपर ग्रंथि होती है, इसकी संख्या 2 होती है। मटर के दाने की जो संरचना होती है, इसको बल्बियोरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, बल्बियोरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। और दोस्तों हमारे ये शुक्राशय है, सेमाइनल वेसिकल जिसको बोला जाता है। ये क्या है? शुक्राशय है, जिसको हम सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं दोस्तों। ये तीनों ग्रंथियां मिल करके बनाती हैं दोस्तों शुक्राशयी प्लाज्मा। क्या बनाती हैं? शुक्राशयी प्लाज्मा। अब शुक्राशयी प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों? जो वीर्य होता है, वीर्य बना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, जो सीमेन होता है, सीमेन होता है, सीमेन बराबर स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो दोस्तों जो स्पर्म होता है वो जो हमारा सीमेन होता है, सीमेन बना होता है स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा से। तो स्पर्म कहाँ से आया? यहाँ से। स्पर्म कहाँ से आया? वृषण से। उसके सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण कहाँ से हो गया? जनन ग्रंथियों से। तो ये जो जनन ग्रंथियां हैं ये बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा, बाकी जो है स्पर्म। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो इस सेमिनल प्लाज्मा होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा होता है हमारा वीर्य। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वीर्य ये होता है। तो मैं बात करूँ कि अगर ये सेमाइनल प्लाज्मा ना हो तो ये स्पर्म अकेले मूव करके इससे रिलीज ना हो पाए, क्योंकि स्पर्म को गति करने के लिए दोस्तों, स्पर्म को गति करने के लिए लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है। और लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कौन करता है? ये तीनों ग्रंथियां, ये तीनों ग्रंथ है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सहायक जनन ग्रंथियां। असहायक किस प्रकार है? क्योंकि ये देखो जनन में सहायक कर रही है, अर्थात क्या स्पर्म को यहाँ से स्थानांतरित कर रही है। वेजाइना में भी लिक्विड मीडियम चाहिए उसको मूव करने के लिए, तो दोस्तों वहां पर भी क्या ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। और क्या ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो हाँ, ये क्वेश्चन और बनता है, जो शुक्राणुओं का पोषक पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों सिट्रिक एसिड। क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? सिट्रिक एसिड। बाकी वहां पर कुछ ग्लूकोज होते हैं। और दोस्तों इसमें से जो प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ होता है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों बॉडी के किसी भी हिस्से में नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या सीमेन में पाया जाता है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है कहाँ पर? यहाँ पर सीमेन में, सीमेन में पाया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी कि मतलब जैसे रेप केस होता है तो वहाँ पर फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है कि अगर क्या जो फीमेल है उसके बॉडी पार्ट्स पर अगर क्या सैंपल मिलते हैं फ्रक्टोज के, तो इसका मतलब कि रेप अटेम्प्ट हुआ रहता है। ये सारी किसी मतलब की जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना था। अगर यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप क्या कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। अगर कुछ चीज़ टॉपिक में क्या कम्प्लीटली मैं इसको नहीं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे इन सबको बारे में कम्प्लीटली मैं नहीं फील किया हूँ, तो जाहिर सी बात है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले नहीं, जितने पूछने वाले मैं उतनी सारी चर्चा कर दिया हूँ। तो दोस्तों अगर इससे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं पूछता है। तो लेकिन क्या दोस्तों अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आए तो आप कमेंट में लिख करके जरूर भेजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बच्चों किस पर बनाना है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, क्योंकि पूरे चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं, तो जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है वो टॉपिक आप लिख कर भेज दिए, मैं उस पर क्या वीडियो बना करके भेज दूंगा दोस्तों। और क्या नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो मेरा अपना होगा, वो मैं बनाऊंगा दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बनाऊंगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़िएगा। और दोस्तों मैं जितना मैं बताना चाहूँगा मैं इतना कहते रहूँगा, आप कोई भी टॉपिक हो आप उसको मेंशन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं जरूर उस पर क्या वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुछ ही समय बाद मैं केमिस्ट्री पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बार बार आती हैं, बहुत बार आई हैं दोस्तों केमिस्ट्री में, जिसको मैं क्या अपने इस चैनल पर मैं दिखाऊंगा और मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप खुद देखिए और दूसरों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और क्या सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और क्या शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।